कोई भी पूरे देश में कोई ये हेडलाइन बना सके कि 62 लाख करोड़ का घोटाला, 62,000 करोड़ का घोटाला, उसमें कितने जीरो हैं, ये सब अब पूछा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आज आप ये चला दें या कल आप छाप दें तो कल या परसों तक या तो वो स्टोरी रहेगी या आप रहेंगे, या तो स्टोरी को हटा दिया जाएगा या आपको हटा दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे, आपने देखे, लेकिन ये प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है इसमें एक मायावी हिरन है, हिरन जोशी, हिरन जो भी आप मान लीजिए, जो इस देश की पत्रकारिता का अपहरण करके ले जा चुका है। सुना आजकल वो हिरन परेशानी में है, कोई और खरगोश, चीता, गीदड़ कोई आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो आपको पत्रकारिता नहीं करने देगा, 62,000 करोड़ के घोटाले के विषय में न छापने देगा न चलाने देगा। यह बिहार में हुआ है। 1 रुपए में, 1 रुपए प्रति एकड़ में 1050 एकड़ जमीन पीरपैंती में सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई एक तरफ, उनको दे दी, गौतम अदानी को दे दी। हमने ये मुद्दा उठाया, सितंबर में उठाया, दिल्ली में उठाया, पटना में उठाया, राजेश भाई थे यहां पटना में जब उठाया, लेकिन उसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो नई बात इसमें आई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, बिहार से ताल्लुक रखते हुए, ऊर्जा मंत्री रहे हुए, आर.के. सिंह नाम है उनका, आज भी बीजेपी में हैं, 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री रहे और ऊर्जा का पद भी संभाला। वो कह रहे हैं कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ। वो 3 दिन से कह रहे हैं। आप में से एक चैनल ने चलाया, फिर उड़ाया, फिर शाम को उस चैनल ने एक ओपिनियन पोल भी दिखाना पड़ा उसको मजबूरी में, जिसमें एनडीए को जिता हुआ दिखा दिया। अब वो भरपाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि वो फिर वहां मायावी हिरण है। तो जो पेड़ थे उसकी बात भी हमने की कि कितने लाख पेड़, आम के पेड़, अच्छे सांगवान के पेड़, वो भी काटे गए। अब जब ये घोटाला रोज नई परतें खुल रही हैं अदानी के इस प्रोजेक्ट पे, तो यह भी पता चला आर.के. सिंह के द्वारा कि ये 25 साल के लिए प्रोजेक्ट चलेगा और हर साल गौतम अदानी 25,000 करोड़ कमाएगा। 25 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा, गौतम अदानी चलाएगा और हर साल 25,000 करोड़ कमाएगा। आप कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ये 62,000 करोड़ से कहीं ज्यादा का घोटाला। मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया क्योंकि मेरे मोबाइल पे वो कैलकुलेटर में फिर आता ही नहीं है, इतने ज्यादा हो जाता है। तो अब आपके पास कोई एडवांस कैलकुलेटर हो तो करके देख लीजिएगा। अब ये एक शक्ति नाम की नीति है भारत सरकार की। इस प्रोजेक्ट को गौतम अदानी को दिलवाने के लिए शक्ति नीति में बदलाव किया गया। बदलाव सीधा प्रधानमंत्री के स्तर पर हुआ। यह भी मैं आगे आपके सामने खुलासा करूंगा। नंबर 2, हम लोग जब सरकार में थे, यूपीए जब सरकार में थी, मुझे याद है जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, पर्यावरण देखते थे, और अप्रूवल इतना कठिन कर दिया था ताकि इस देश की जो धरोहर है, जंगल है, जमीन है, जल है, उसको थोड़ा बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के लिए, गौतम अदानी के लिए, बिहार के लिए नहीं, इस परियोजना में गौतम अदानी का लाभ कैसे हो उसके लिए पर्यावरण के जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो नियम हैं, उसमें भी परिवर्तन कर दिया। और इंजीनियर्स ने, विशेषज्ञों ने बड़ा विरोध किया, फाइलों पर भी विरोध किया, इसी पीरपैंती के प्रोजेक्ट का विरोध किया, लेकिन फिर भी, मैं फिर दोहराता हूं, फिर भी सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई एक तरफ,
सारी फाइलें अप्रूव हो गई और प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति इन लोगों ने बना के रखी है वो अब सबके सामने है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप रोज देखते हैं। इधर मौर्या में ही मैनिफेस्टो के दिन क्या हुआ आपने देखा, मुंह बंद, बोलने नहीं दिया जाता। हस्ताक्षर फाइलों पे कैसे लिए जाते हैं आप सब जानते हैं। इस प्रदेश में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। तो इस प्रोजेक्ट, इस भ्रष्ट प्रोजेक्ट, इस घोटाले, इस महाघोटाले के विषय में हमारे कुछ सवाल है। क्या ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बिहार सरकार की फीजिबिलिटी रिपोर्ट को जबरदस्ती संशोधित करवाया और एक सौर परियोजना को थर्मल परियोजना में परिवर्तित कर दिया। ओरिजिनली ये सौर परियोजना थी, दिल्ली से डंडा चला और इसको थर्मल प्रोजेक्ट में परिवर्तित कर दिया। नंबर एक। नंबर दो, क्या इस बदलाव से बिहार के रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी कि आरपीओ पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो ये आरपीओ होता है इसके कुछ पैमाने होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, वो सब दरकिनार रखते हुए आपने सौर को थर्मल में कन्वर्ट कर दिया बिना कोल लिंकेज के। ये भी नियमों के खिलाफ है। कोल सप्लाई का कोई लिंकेज नहीं था, उसके बावजूद टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत यानी कि टीबीसीबी के तहत थर्मल पावर का प्लांट शक्ति नीति के प्रावधान B4, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बिहार, B4 के प्रावधान के तहत जारी कर दिया गया। यह भी केंद्र सरकार के दबाव के बाद। और 7 मई, ये तारीख बड़ी ऐतिहासिक है, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप नोट करिएगा। 7 मई 2025, ये अभी इसी साल कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई और शक्ति नीति के प्रावधान B4 को बदल दिया गया। B फॉर बिहार, A फॉर अदानी, अब बच्चों को यही सिखाया जाएगा। A फॉर अदानी, B फॉर बिहार, C फॉर करप्शन। ये ABC है इस पूरी परियोजना। B4 को प्रधानमंत्री ने खुद बदला, अपने हस्ताक्षर से बदला, अपनी अध्यक्षता की कैबिनेट मीटिंग से बदला, अपने दोस्त के लिए बदला, गौतम अदानी के लिए बदला। यह संशोधन सीधे सीधे 25 साल के लिए अपने दोस्त को 25,000 करोड़ प्रति वर्ष कमाने देने के लिए बदला गया। बिहार को कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बताता हूं क्यों, कैसे। बिहार को इसलिए नहीं कुछ मिलने वाला कि यह बिजली बिहार के उपभोक्ता को लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के दी जाएगी। जमीन बिहार की, पानी बिहार का, सब कुछ बिहार का। त्याग बिहार ने किया, पेड़ बिहार के कटे, ठेका मिला गौतम अदानी को, बिजली मिली आपको 7 रुपए प्रति यूनिट। पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चले जाइए, दाम पूछिए। थोड़ा आगे जाइए मध्य प्रदेश में, दाम पूछिए। महाराष्ट्र में जाइए, दाम पूछिए। और फिर बिहार आइए और आप चौंक जाएंगे, 7 रुपए प्रति यूनिट बिहार देगा। आखिर अपराध क्या है बिहार का? जमीन भी बिहार की जाएगी, 1 रुपए में जाएगी, पेड़ भी बिहार के कटेंगे, लाखों पेड़ कटेंगे, सांगवान के पेड़ कटेंगे, आम के पेड़ कटेंगे, मिलेगा क्या? ना आम न गुठली, 7 रुपए में बिजली। क्यों? क्या पाप किया है बिहार ने? हम यह भी जानना चाहते हैं कि बिना कोल लिंकेज के अंतिम रूप दिए टेंडर जारी कर देना क्या किसी नियम का उल्लंघन नहीं है? बिहार सरकार द्वारा कोल लिंकेज के अनुरोध को महीनों तक केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया क्योंकि नीयत में खोट थी। और एक और चौंका देने वाली मैं आपको बात बताता हूं। पिछले बजट में, केंद्रीय बजट में यह घोषणा की कि पीरपैंती बिहार में एक बिजली की परियोजना के लिए 21,500 करोड़ आवंटित कर दिए गए। आपने कभी सुना कि 21,500 करोड़ किसी निजी प्रोजेक्ट के लिए लागू किए गए, आवंटित कर दिए गए हैं? बजट में यह प्रावधान क्यों किया गया था?
जब देना अदानी को था, सरकार को नहीं देना था, जब सरकारी प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो केंद्र सरकार के बजट में 21,500 करोड़ इसके लिए आवंटित क्यों किया गया? और आज उस खर्चे को आप किस हेड में दिखा रहे हो, किस मद में दिखा रहे हो? आपकी अकाउंट बुक में आप क्या दिखा रहे हो? क्या गौतम अदानी के प्रोजेक्ट में सरकार ने 21,500 करोड़ खर्च कर दिया? कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, सन्नाटा होगा। इस बीच में पीजीसीएल के इंजीनियरों ने भी बीईआरसी में एक समीक्षा के लिए एक अर्जी लगाई। इंजीनियर्स बड़ी मजबूत लॉबी होती है। अचानक वो अर्जी वापस हो गई। बताइए किसका दबाव था? केंद्र सरकार का दबाव था, किसी उद्योगपति का दबाव था, या उस उद्योगपति ने सरकार के माध्यम से इंजीनियर्स पे दबाव डाल के ये अर्जी वापस ले ली? ये हमारा पांचवां सवाल है। 55 एमजीडी गंगा जल की स्वीकृति के बिना, एक तो मैंने आपको बताया कोल लिंकेज नहीं था, अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं कि 55 एमजीडी पानी गंगा का, उसकी स्वीकृति नहीं हुई, उसकी इंतजार भी नहीं करनी पड़ी। थर्मल प्रोजेक्ट का टेंडर जारी हो गया। आप लोगों ने कई टेंडर्स देखे हैं, काफी अनुभवी हैं आप लोग। आप जानते हैं कि टेंडर जारी करने से पहले कई चीजें, कई मानकों पर खरा उतरना पड़ता है, कई फाइलें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, कई कागज लगाने पड़ते हैं फाइलों पर, तब जाकर टेंडर इशू होता है। लेकिन नहीं, गौतम भाई का मामला है, टेंडर जारी करने से पहले बिहार सरकार ने, आप हैरान होंगे, एक के बाद एक घोटाला आज निकल रहा है इसमें, 58.6 करोड़, 58 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अदानी को टेंडर मिलना है, आप सबकी जेब से जो टैक्स का पैसा जाता है वो इस प्रोजेक्ट पे सरकार खर्च कर चुकी है। किसके लिए किया साहब? जब आपको प्राइवेट उद्योगपति को देना है तो आपका पैसा क्यों लिया जा रहा है? हम यह भी जानना चाहते हैं वो क्यों खर्च किया गया, किस मद में आप दिखाएंगे उसको कि कहां कहां गया। वो हेड भी दिखाना पड़ता है, सरकार की अकाउंटिंग सिस्टम होता है। एक और चीज जो हमें अफसरों ने ही बताई, और हम उम्मीद करते हैं जब सरकार बदले तो इस तरह के अफसरों को हम रिवॉर्ड भी कर सकें, जो ईमानदार हैं, जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं उद्योगपतियों के खिलाफ, गलत जो नियम तोड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ। हमें यह बताया गया कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया, EIA जिसको कहते हैं वो नहीं किया गया। हमें यह भी बताया गया कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी नहीं किया गया। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप टेंडर निकालते हैं तो ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, दोनों नहीं की गई। हजारों पेड़ों की कटाई के विषय में ये तभी हो सकता है जब आपने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया ही नहीं है। तो कुछ भी नहीं किया, 21,500 करोड़ पहले बजट में घोषणा करके वाहवाही बटोरी की देखो बिहार के लिए सरकार क्या कर रही है। प्रोजेक्ट दे दिया एक प्राइवेट आदमी को, तब भी हमने सोचा शायद बिहार को 2 रुपए 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। बिहार से को 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही है। बिहार 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में अदानी को दे चुका है। हम जनता की अदालत में यह मामला लेकर आए हैं। आप सबके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये सवाल आप सबसे पूछें कि ये डबल करप्शन सरकार, डबल इंजन तो नहीं है, डबल करप्शन सरकार ने बिहार के हितों पर इतना गंभीर कुठाराघात किया है। और हम ये घोषणा कर रहे हैं, दिल्ली से भी कर चुके हैं, सड़क, संसद, बिहार की विधानसभा में इस मुद्दे को अंत तक ले जाएंगे। बिहार के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। आपके सवाल, क्या माना जाए कि बीजेपी की पॉलिसी से बीजेपी के लोग ही परेशान हैं? कौन है बीजेपी के लोग? जैसे आपने कहा कि आरके सिंह ने जिस तरह से आरोप लगाया राज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री में, बहुत सही कह रहे हैं आप। आरके सिंह जी बीच में 10 साल क्यों भटक गए हमें नहीं मालूम। उससे पहले उन्होंने कई आरोप आरएसएस पर भी लगाए थे, आपको तो याद होगा, मैं उस पर नहीं ज्यादा जाना चाह रहा। लेकिन मैं ये मानता हूं कोई किसी भी पार्टी में हो, कुछ लोगों का जमीर जिंदा होता है, मरता नहीं है, घायल हो जाता है, मरता नहीं है। आरके सिंह जी शायद उन्हीं में से एक है। कांग्रेस के द्वारा जो आरटीआई लाया गया था 2005 में, उसका इस्तेमाल करते सर ये जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके जरिए दे रहे हैं या फिर कैसे? काफी हद तक आरटीआई कुछ एक्टिविस्ट ने भी लगाई,
उन एक्टिविस्ट ने हमें ये जानकारी दी, कुछ अफसरों ने भी जानकारी दी। आप तो जानते हैं कि सब अफसर एक जैसे नहीं होते, जैसे सब नेता एक जैसे नहीं होते, सब पत्रकार एक जैसे नहीं होते। आप लोगों की आंखों से दिखता है कि पत्रकारिता की आग भभक रही है आपकी आंखों में, तो सब पत्रकार भी एक जैसे नहीं होते। जिस तरह से आरके सिंह ने कहा कि हम सवाल की ऊर्जा मंत्री से, बिहार के ऊर्जा मंत्री से, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद अपने सोर्स से ये जानकारी हासिल की। क्या मानते हैं सब कुछ? भाई, हम आपको अभी राजेश जी से मैं आग्रह करूंगा, थोड़ी देर में आपके मोबाइल्स पे सारे एनेक्सर्स, फाइलों के कागज, फोटोकॉपीज, सब कुछ, लगभग 175 कागज में अभी आपको देने वाला हूं। आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि ये सारे सरकारी दस्तावेज हैं जिसके माध्यम से, जिसकी बिला पर, जिसकी ताकत पर हम ये आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया, उसके बाद आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पे जब भी तथ्य आएंगे, हम तो सितंबर से ये मुद्दा उठा रहे हैं, तब तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, लेकिन ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। हम रोज अलग अलग जगह पर ये मुद्दा उठा रहे हैं। ज्यों नए तथ्य आते हैं, नए कागज आते हैं, नई जानकारी मिलती है, आपसे साझा करते हैं। दूसरा सवाल कि कल पहला चरण का मतदान हुआ, कई बूथों पर ये शिकायत आ रही है कि वोट में घपले किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या? कल भी इस विषय में आपसे बात की। काफी लोग पकड़े गए, खुद ही ट्वीट कर करके बता रहे हैं साहब हमने यहां वोट किया। उन्हीं लोगों ने 5-6 महीने पहले दिल्ली में वोट किया था। ऐसे कई लोग मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिले, जिनके नाम कट गए, लोकसभा में वोट दिया, कई पीढ़ियों से वोट दे रहे हैं परिवार, और उनके नाम कट गए, ऐसी शिकायतें आई हैं। तो एसआईआर बिहार में पूरी तरह से फेल हो गया है, ये पूरा देश देख रहा है। और हमारे सर्वे में हमने देखा कि कई ऐसे वोटर्स हैं जिनका 2 भी नहीं 3-4 वोटर लिस्ट में नाम है, 3-4 वही मैं आपको कह रहा हूं कि एसआईआर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है बिहार में, ये पूरा देश देख रहा है। सर, जो केंद्रीय बजट आया था, जब बजट आया था उसको बिहार बजट के नाम से भी बोला गया था मखाना बोर्ड बनेगा। 3 से 4 महीने हो गए, पर इलेक्शन का वेट किया जा रहा है। क्या मखाना बोर्ड बनाने के लिए कुछ इनिशिएट नहीं? भाई, ये बोर्ड बना भी दें, अब तो खैर नहीं बना देंगे। अब जब हारेंगे तो ये जहां हारते हैं वहां फिर आंख बंद कर लेते हैं, उस तरफ देखते भी नहीं है। तो अब तो हम ही करेंगे जो करना है, आप निश्चिंत रहिए। इलेक्शन का फर्स्ट फेज हो गया है, बीजेपी ने अभी तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया है। तो क्या बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी उन पे अब कुछ भी कर लें, घोषित करें न करें, जब बनना ही नहीं है तो क्या घोषित करेंगे। इनकी नियत में था भी नहीं नीतीश कुमार जी को घोषित करना, नहीं तो कर देते। हमने तो पूरा औपचारिक रूप से सब लोगों ने बैठकर अपना दूल्हा घोषित कर दिया। ये हमारा दूल्हा है महागठबंधन का। सर, अमूमन पिछले सरकार द्वारा किए गए कृतियों को आने वाली सरकार भूल जाती है। क्या आप भी वही करेंगे या उस पर कार्रवाई करेंगे? हम बदलाव लाएंगे, बदले की भावना से नहीं लाएंगे, लेकिन जिसने भी बिहार के हितों पर हमला बोला है उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। वो अफसर हो, वो नेता हो, वो कोई हो, वो ठेकेदार हो, वो कोई कंपनी का मालिक हो, कोई हो। बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार के नाम को आगे करने के ये कहते हैं कि देयर इज नो वैकेंसी। इसका क्या मतलब समझा है? नीतीश कुमार जी के लिए वैकेंसी यही कहते थे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के लिए, रिजल्ट आते ही रंग बदल गए। एकनाथ शिंदे जी को बैठा दिया डिप्टी में और अपने देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। यानी कहीं ना कहीं वोटर को डायलेमा में रख रहे हैं एसपी को लेकर के। वोटर को कोई आजकल में नहीं डायलेमा में रख रहे हैं, पिछले 5 साल से वोटर को धोखा दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। वोटर समझ चुका है। महागठबंधन कहती है बीजेपी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सबसे पहला जो मुझे लगता है, हम सबको लगता है, वो कदम यह है कि आप लोगों की कलम और कैमरा से पहरे हटा देने चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो आईना दिखाते हैं हम सबको जब हम सरकार में होते हैं। पत्रकारिता अगर जिंदा है तो भ्रष्टाचार मर जाता है, पत्रकारिता जब मर जाती है भ्रष्टाचार जीवित हो जाता है। आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है। न्यायालय के मंदिरों और न्यायालय एक मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी वकील होते हैं, उनके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर आप क्या करेंगे और उनके लिए भी कुछ योजनाएं आप लाएंगे कि नहीं? हम हमारे अपनी पार्टी में खास तौर पे बिहार यूनिट में वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज हमारे साथ है। हम उनसे भी सलाह मशविरा करके वकीलों के हित में क्या करना है वह भी हम समय समय पर बात करते रहते हैं।